गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग इंटरनेशनल फिनेंस मैनेजमेंट की यूनिट 5 स्टार्ट कर रहे हैं। और यूनिट 5 जो है उसके अंदर हमारा जो मॉड्यूल है वो मॉड्यूल 6 है, जो कि एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन एंड ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड है। इस मॉड्यूल के अंदर हम लोग एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन समझेंगे और ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट क्या है वो समझेंगे। यूनिट 5 के अंदर जो लेक्चर रहेगा हमारा वो 37 लेक्चर है, जो कि परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी से रिलेटेड है। सबसे पहले हम लोग आज के टॉपिक के अंदर समझते हैं कि परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है। वन पॉपुलर मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस मैट्रिक टू कंपेयर इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिटवीन कंट्रीज इज परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी। पीपीपी इज एन इकोनॉमिक थ्योरी दैट कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज करेंसी थ्रू अ बास्केट ऑफ गुड्स अप्रोच। कि अगर हम कहें कि पीपीपी क्या है, तो पीपीपी क्या है, एक मोस्ट पॉपुलर मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस है मैट्रिक की, जो कि कंपेयर करती है इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कंट्रीज़ के बिटवीन, जिसको हम परचेजिंग पावर पैरिटी कहते हैं। पीपीपी एक इकोनॉमिक थ्योरी है जो कि कंपेयर करती है डिफरेंट कंट्रीज़ करेंसी को बास्केट ऑफ गुड्स अप्रोच से। तो हम ये कहते हैं कि जो पीपीपी है, अगर हमें कंपेयर करना है कंट्रीज़ की डिफरेंट करेंसीज़ को, तो हम उसकी परचेजिंग पावर मींस कि हम उसकी प्रोडक्टिविटी, उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बास्केट ऑफ गुड्स अप्रोच से समझ सकते हैं। According to this concept, two currencies are in equilibrium, known as the currency being at par. When a basket of goods is priced the same in both countries, taking into the account the exchange rates. Number one is purchasing power parity. PPP is a popular metric used by macroeconomic analysis. PPP compare economic productivity and standard of living between countries. Third one is some countries adjust their GDP figures to reflect PPP. कि अगर हम देखें कि इस कंसेप्ट के अंदर, तो अगर दो करेंसीज़ के बीच में इक्विलिब्रियम है, मीन्स वो एक पॉइंट पे है, तो जो हम कहेंगे कि वो करेंसीज़ बीइंग एट पार है। और जब कोई बास्केट ऑफ गुड्स किसी प्राइस को लेके अगर बोथ कंट्रीज़ के अंदर सेम है, तो हम उसको अकाउंट द एक्सचेंज रेट के अंदर लेते हैं। तो जो परचेजिंग पावर पैरिटी है वो एक पॉपुलर मैट्रिक है जिसको यूज़ किया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस के अंदर। पीपीपी कंपेयर करती है इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कंट्रीज़ के बीच में, और साथ साथ कुछ कंट्रीज़ जो जीडीपी को है वो एडजस्ट करती हैं, जो कि रिफ्लेक्ट करता है पीपीपी को, कि जो जीडीपी का जो फिगर है वो रिफ्लेक्ट करता है पीपीपी को। तो हम कंट्रीज़ के जो जीडीपी है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर समझते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी को और डिटेल में, तो जो परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी also known as PPP is a method for calculating the correct value of a currency which may differ from its current market value. According to the economist, it is useful for comparing international living standards between countries, as it defines the correct exchange rate for comparing prices and income in different currencies. Purchasing power parity theory states that goods and services should cost the same anywhere after converting to a common currency. तो हम ये कहते हैं कि जो परचेजिंग पावर पैरिटी को हम पीपीपी कहते हैं, तो ये एक मेथड होता है जहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं उन करेक्ट वैल्यू को किसी करेंसी की जो कि डिफ़र होती है करंट मार्केट वैल्यू से। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये कहते हैं कि एक इकोनॉमिस्ट ये कहता है कि जब हम एक इंटरनेशनल लिविंग स्टैंडर्ड्स को कंपेयर करते हैं बिटवीन द कंट्रीज़, तो हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि एक्सचेंज रेट करेक्ट है और कंपेयर करती है प्राइस को और इनकम को डिफरेंट करेंसीज़ के अंदर। तो परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी स्टेट करती है गुड्स और सर्विसेज को जो कि एवरीवेयर सेम होती है, कॉस्ट उसकी सेम होती है जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं किसी कॉमन करेंसी के अंदर। इसके बाद हम लोग समझते हैं इसकी डेफिनेशन से, परचेजिंग पावर पैरिटी की डेफिनेशन से हम इसको समझते हैं कि द परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी एस्टैब्लिश द आइडिया दैट द रेशियो ऑफ द प्राइस लेवल एंड द एक्सचेंज रेट बिटवीन द टू करेंसी मस्ट बी इक्विवेलेंट। दैट मीन्स अ प्रोडक्ट शुड कॉस्ट द सेम इन टू करेंसी once you account for the exchange rate and it affects the economy of each country over time. This effect is known as the law of one price. कि अगर हम कहते हैं कि जो परचेजिंग पावर थ्योरी है वो इस्टेब्लिश करती है उस आइडिया को जो कि किसी प्राइस लेवल और एक्सचेंज रेट के रेशियो को बताता है बिटवीन टू कंट्रीज़ के बीच में, जहाँ की वो इक्विवेलेंट रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो टू कंट्रीज़ के अंदर सेम है और वो अकाउंट में डाली जाती है जब हम एक्सचेंज रेट देखते हैं कि वो अफेक्ट करती है हर एक कंट्री की इकोनॉमी को ओवर टाइम पीरियड के अंदर।
तो इस इफ़ेक्ट को हम कह सकते हैं कि ये इफ़ेक्ट क्या है, लॉ ऑफ वन प्राइस है। उसके बाद थ्योरी क्या है कि पीपीपी रिवॉल्व्स अराउंड द लॉ ऑफ वन प्राइस। द लॉ मेंटेन्स दैट कॉम्पिटिटिव मार्केट विल इक्वलाइज द प्राइस ऑफ एन आइडेंटिकल प्रोडक्ट इन बोथ कंट्रीज। दिस रिक्वायर्स बोथ कंट्रीज प्राइजेस टू बी एक्सप्रेस्ड इन द कॉमन करेंसी। तो हम ये कहते हैं कि जो पीपीपी है वो रिवॉल्व करती है लॉ ऑफ वन प्राइस को, जो कि हमने अभी ऊपर समझा। तो ये लॉ मेंटेन करता है उस कम्पिटिटिव मार्केट को जिसके अंदर जो आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स की जो प्राइस है वो इक्वल होती है बोथ कंट्रीज़ के अंदर। तो इससे ये रिक्वायर होता है कि जो बोथ कंट्रीज़ के अंदर जो प्राइजेस हैं वो एक्सप्रेस हो रही है कॉमन करेंसी के अंदर। उसके बाद हम पीपी के कुछ स्टिपुलेशन और कंटीजेंसीज देखते हैं कि द लॉ ऑफ वन प्राइस हैज़ 3 caveats involving transport and transaction expenses, a competitive market and limit to tradable goods. Transported and transaction cost as well as other barriers to free trade can cause significant change to the price parity. PPP requires both countries to have an active competitive market. Local services and immobile goods such as houses are not tradable and so PPP does not apply. तो लॉ ऑफ वन जो प्राइस है, मतलब कि जो हमने समझा कि लॉ ऑफ वन प्राइस है वो 3 केवियट्स को इन्वॉल्व करता है, ट्रांसपोर्ट और ट्रांजैक्शन एक्सपेंसेस को, जो कि कंपेटिटिव मार्केट में ट्रेडेबल गुड्स में लिमिट होते हैं। तो जो ट्रांसपोर्ट और ट्रांजैक्शन कॉस्ट है उनके अंदर जो भी बैरियर्स आ रहे हैं हमारे फ्री ट्रेड के अंदर, तो कॉज करते हैं प्राइस की पैरिटी को जो कि चेंज हो रही है। तो पीपीपी रिक्वायर करता है कि बोथ कंट्रीज़ के अंदर एक एक्टिव कम्पिटिटिव मार्केट हो, जिससे जो लोकल सर्विसेज है या ई मोबाइल गुड्स हैं जैसे कि हाउसेज जो कि नॉट टेरेबल होते हैं, जो कि पीपी के अंदर अप्लाई नहीं किए जाते। इसके बाद हम टाइप समझते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं परचेजिंग पावर पैरिटी की। तो द 2 वर्जन्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी आर एब्सोल्यूट पीपीपी एंड रिलेटिव पीपीपी। तो अगर हम देखें तो जो परचेजिंग पावर पैरिटी है वो 2 वर्जन्स के अंदर होती है। एक तो होती है एब्सोल्यूट पीपीपी और सेकंड वन इज़ रिलेटिव पीपीपी। एब्सोल्यूट पीपीपी क्या है? एब्सोल्यूट पीपीपी रेफर करती है इक्वलाइजेशन ऑफ प्राइस लेवल्स ऑफ ए प्रोडक्ट कंट्री टू कंट्री। जो एब्सोल्यूट पीपीपी है वो रेफरेंस करती है कि जो प्राइस लेवल है किसी प्रोडक्ट का वो इक्वलाइजेशन है कंट्री टू कंट्री के अंदर, मतलब कि जो भी प्राइजेस हैं प्रोडक्ट्स की वो दोनों कंट्रीज़ के अंदर सेम है, इक्वल है। सेकंड क्या है? रिलेटिव पीपीपी डिस्क्राइब द इन्फ्लेशन रेट और द एप्रिसिएशन रेट ऑफ अ करेंसी बाय द कैलकुलेटिंग द डिफरेंस बिटवीन द कंट्रीज एक्सचेंज रेट। रिलेटिव पीपीपी इज मोर डायनामिक वर्जन ऑफ एब्सोल्यूट पीपीपी थ्योरी। तो रिलेटिव पीपीपी क्या है? वो डिस्क्राइब करती है उन इन्फ्लेशन रेट्स को और उन एप्रिसिएशन रेट को जो करेंसी की होती है, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं 2 कंट्रीज़ के डिफरेंट एक्सचेंज रेट से। तो जो रिलेटिव पीपीपी है वो मोर डायनामिक वर्जन है एब्सोल्यूट पीपीपी थ्योरी का। तो रिलेटिव पीपी का मतलब क्या हुआ कि जो भी इन्फ्लेशन रेट है या एप्रिसिएशन रेट है किसी करेंसी की, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम 2 कंट्रीज़ के एक्सचेंज रेट को डिफरेंस करते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने परचेजिंग पावर पैरिटी के बारे में इंट्रोडक्शन समझा कि क्या होती है परचेजिंग पावर पैरिटी, और उसके बाद उसकी क्या डेफिनेशन है, उसकी क्या मीनिंग है। उसके बाद हमने कुछ टाइप्स पढ़े हैं जिसमें हम लोगों ने परचेजिंग पावर पैरिटी के जो 2 टाइप्स हैं, 2 वर्जन्स हैं, एब्सोल्यूट पीपीपी और रिलेटिव पीपीपी के बारे में भी समझा। तो परचेजिंग पावर पैरिटी की तरह जिस तरीके हमने समझा कि ये एक मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस मैट्रिक है जिसका यूज़ हम कंपेयर करने के लिए लगाते हैं जब 2 कंट्रीज़ के बीच में हमें इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को देखना हो। और इस कंसेप्ट के थ्रू हम ये बताते हैं कि अगर 2 करेंसीज इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हैं तो जो करेंसीज़ हैं वो बीइंग एट द पार होगी, और जो बास्केट ऑफ गुड्स है बोथ कंट्रीज़ के अंदर, उनके अंदर जो प्राइजेज़ है उन गुड्स की वो सेम होगी, जिसको हम एक्सचेंज रेट के अकाउंट में देखते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जो परचेजिंग पावर पैरिटी है वो एक पॉपुलर मैट्रिक यूज़ की जाती है मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस के अंदर। पीपीपी कंपेयर करता है इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बिटवीन द कंट्रीज़, और कुछ कंट्रीज़ के अंदर हम जो जीडीपी को अगर एडजस्ट करना हो तो हम जो पीपीपी का रिफ्लेक्शन है उससे उसके फिगर को एडजस्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर इसके बाद हम लोगों ने जो नेक्स्ट जो चीज़ कवर की थी इसके अंदर वो हमने ये समझा था कि जो परचेजिंग पावर पैरिटी की जो 2 वर्जन्स हैं उसके अंदर जो एब्सोल्यूट पीपीपी होती है उसके अंदर जो कंट्री टू कंट्री जो प्रोडक्ट की प्राइस लेवल है वो इक्वल होता है, मीन्स सेम होता है। और रिलेटिव पीपीपी के अंदर जो भी इन्फ्लेशन रेट है या जो भी एप्रिशिएशन रेट है किसी करेंसी की, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम 2 कंट्रीज़ की एक्सचेंज रेट को डिफरेंस करते हैं। जो रिलेटिव पीपीपी होती है वो मोर डायनामिक वर्जन होती है
एब्सोल्यूट पीपीपी थ्योरी का। तो अगर हम ये देखते हैं कि जो परचेजिंग पावर पैरिटी है वो किसी बास्केट ऑफ गुड्स अप्रोच से बताई जाती है कि सेम कंट्रीज़ के अंदर एक दूसरे कंट्रीज़ के बीच में जो प्रोडक्ट की जो प्राइस लेवल है वो किस तरीके का है, और उस प्राइस लेवल के बेसिस पे, उस सेम इक्वलाइजेशन के बेसिस पे हम पीपीपी के अंदर जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है उसको शो करते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।